In this video, we will discuss about market structure, meaning of market structure, features of market structure, types of market structure, and basically four types we'll discuss in this video: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly. So, what is market structure? इन इकोनॉमिक्स मार्केट स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक्स में बेसिकली वो ये डिस्क्राइब करता है कि मार्केट किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है किसी भी एक इकोनॉमी में। समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, अभी आसान हो जाएगी। सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मार्केट में या उस इकोनॉमी में हाउ मेनी बायर्स एंड सेलर्स आर देयर इन द मार्केट, वट एवर प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, ऑल द प्रोडक्ट आर सेम और डिफरेंट और स्लाइटली डिफरेंट और वेरी डिफरेंट। ठीक है, यानी कि वो सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है या फिर बिल्कुल डिफरेंट है, उस चीजों के बारे में बात करता है। हाउ इजी फॉर समबडी हु इज न्यू, कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है वो, तो उसके लिए मार्केट सेटअप पे एंट्री लेना कितना आसान है। और कोई अगर एग्जिट करना चाह रहा है, जो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, वो अगर एग्जिट करना चाहती है तो उसको लीव करने के लिए कितना आसान प्रोसीजर है वहां पे। बेसिकली ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो है वो कर रहा है। हाउ मच कंट्रोल बिजनेसेस हैव ओवर द प्राइसेस, कंट्रोलिंग द प्राइसेस, यानी कि बिजनेसेस के पास कितनी पावर है प्राइस को, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये दो चीजों के बारे में मोटा मोटी बात करता है। कौन बात करता है? मार्केट स्ट्रक्चर। किसके बारे में बात करता है? नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड प्राइसिंग विद इन द मार्केट। ठीक है, आप देखेंगे कि कहीं पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हम लोग देखेंगे तो कंपटीशन विल बी सो हाई। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो प्राइसिंग आप देखेंगे कि क्या होगी, लो होगी, प्राइसिंग उसकी कम होगी। जब कंपटीशन बहुत कम होगा, जैसे मोनोपोली हम लोग अगर डिस्कस करेंगे जब, तो वहां पे प्राइसेस ज्यादा होंगी। डिस्कस करेंगे हम लोग, सब चीज देखेंगे। कहीं पे अगर कोई चीज समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, जस्ट हैव पेशेंस, जैसे जैसे स्लाइड्स मूव करेंगी आपको क्लैरिटी जो है वो ज्यादा मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि बिजनेसेस जो है वो किस तरह से कॉम्पीट कर रही है। ठीक है, क्या बहुत सारे बिजनेसेस वहां पे कॉम्पीट कर रहे हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, या फिर कुछ ही कंपनी जो है वो मार्केट को डोमिनेट करती है। इस तरह की चीजें हमें समझने में मदद करता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो पहला फीचर है नंबर ऑफ फर्म, यानी कि ये बताता है कि हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायर ऑल्सो, ठीक है, फर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। तो हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बात करता है कि प्रोडक्ट जो है या फिर जो भी प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है, वेदर इट्स गुड्स और सर्विसेज बाई कंपनीज और प्रोड्यूसर्स, क्या वो डिफरेंट है या सिमिलर है, उन चीजों के बारे में बात करता है। एज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट के बारे में बात करता है। पहले भी हमने थोड़ा सा पिछली स्लाइड में इसका हल्का हल्का देखा, हमने एक आइडिया ले लिया है। यहाँ पे वो फीचर में है, बस आपको याद रखना है। यही फीचर क्या है कि जब बदलेगा, अभी आप देखेंगे कि जितने सारे फीचर्स जो है ये हल्का हल्का स्लाइडली जब चेंज आएगा तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का टाइप्स जो है वो बदल जाता है। थोड़ा सा बदलेगा तो ये परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बदलेगा तो ओलिगोपोली हो जाता है, फिर वो आपका मोनोपोली होता है। तो इन चीजों की, इन फीचर्स के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो एज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट कि कितनी आसानी से जो है कोई नया फर्म जो है इंटर कर सकता है और कितनी आसानी से कोई पुराना एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो एग्जिट कर सकता है वहां। ठीक है, मार्केट पावर की बात करता है, यानी कि द एबिलिटी ऑफ फर्म टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दे आर प्रोड्यूसिंग, यानी कि कितनी पावर है उसको कंपनीज के पास कि प्राइसेस वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के बारे में जो है ये बात करता है, यानी कि कितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, द डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो बात कर रहा है। किसके बीच इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के बारे में बात करता है ये? मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो किसके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की क्या? तो प्रोडक्ट की प्राइसेस कितनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, कैसी है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन मेथड उसका क्या है, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा उस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जाएगा। जितने ज्यादा फर्म्स होंगे या जितने कम फर्म्स होंगे उस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर बिल्कुल जीरो होगा तो आप देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से जो है मार्केट स्ट्रक्चर बदलता जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे जब टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो टाइप्स देख लेते हैं। तो सिंपल जो है वो इकोनॉमिक्स में जो है वो 4 मेन टाइप्स है आपके मार्केट स्ट्रक्चर, और ये सब बताते हैं कि किस तरह से सेलर एंड बायर्स जो है वो किसी भी इकोनॉमी में इंटरेक्ट करते हैं। प्राइसिंग को लेकर के, कंपटीशन के बारे में ये बात करेगा, कंज्यूमर बिहेवियर या फिर उसके चॉइसेस के बारे में बात करेगा, ये सब बताएगा। तो ये चारों जो है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे बट प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, और सेम भी किस तरह का? बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले एग्जांपल पे ले चलता हूं।
आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा उसमें। देखो आप इमेजिन करो कि एक मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं। फार्मर मान लो, फार्मर भी तो सेलर्स हैं, और वो क्या सेल कर रहे हैं, वो एप्पल सेल कर रहे हैं। यानी कि डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ जो है वो सेलर्स हैं यहाँ पे, और एवरीबडी इज सेलिंग व्हाट, एप्पल्स। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि कोई भी यहाँ पे हायर प्राइसेस को चार्ज नहीं कर पाएगा कोई भी सेलर्स। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर हैव अ लॉट ऑफ और मेनी चॉइसेस, बहुत ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल है आपका कस्टमर्स के पास। अब सपोज करो कि ये बंदा जो है वो एप्पल सेल कर रहा है, यहाँ पे एक लेडी आती है खरीदने के लिए। अगर ये पैसे ज्यादा मांगेगा इस लेडी से, तो ये लेडी क्या करेगी, ये मूव कर जाएगी नेक्स्ट स्टॉल के पास। वो भी अगर ज्यादा मांगेगा तो वो थर्ड वन के पास चली जाएगी, थर्ड वन भी ज्यादा मांगेगा तो वो फोर्थ के पास चली जाएगी। यानी कि कस्टमर हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। अगर आप उससे ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे तो उसके पास जो कि ऑप्शन अवेलेबल है तो वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे कंपटीशन के बहुत ज्यादा होता है और डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में बहुत कम है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सब एप्पल ही बेच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो एज मिल सकता है किसी भी सेलर को, वो इस बात पे मिल सकता है कि कितना फ्रेश उसका एप्पल है। सपोज करो कि किसी का बस हार्वेस्टिंग के 2 आवर्स ही हुए हो, कोई 2 दिन पुराना एप्पल हो, तो वो क्लेम कर सकता है कि माई एप्पल इज मोर फ्रेश देन अदर वन। तो हो सकता है कि 2 रुपए वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर ले, या फिर उसका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है, कितना फ्रेंडली है वो, इस बात पे भी हो सकता है थोड़ा सा एज मिल जाए उसको। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जब बहुत ज्यादा सेलर्स हैं और कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, तो प्राइसेस हमेशा क्या होगी, वहां पे लो रहेंगी। और हमेशा जो है कंपटीशन जो थोड़ा बहुत कंपटीशन तो है ही, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट जो लोग कंपीट करेंगे किस चीज पे, जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटर होगा, वो हो सकता है उसकी क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, एंड हाउ द इफिशियंट द प्रोडक्ट इज। उसकी इफिशियंसी पे बात होगी और उसकी क्वालिटी पे बात होगी, और जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा उतना हो सकता है कि सेलर को एज मिलता रहे। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा समझने की वापस से कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने बोला आपको कि बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे और प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सिमिलर होगा और आइडेंटिकल होगा। ठीक है, नो सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा कस्टमर के पास अवेलेबल है। अगर आपने प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश की, देन ही और सी विल बी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं होगा। कोई भी न्यू कमर आकर के अपनी कंपनी खोल सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है, वो मैंने सेव वाला एग्जांपल मार्केट का आपको एक समझाने के लिए दिया। यहाँ पे आप सेलर को कंपनी समझो, फॉर्म समझो। ठीक है, और जो बायर्स हैं वो तो बायर्स ही हैं, हमेशा वही रहेंगे। तो बिल्कुल फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है मार्केट में। कोई भी आसानी से एंट्री कर सकता है, नई कंपनी खोल सकता है, और जब चाहे वो एग्जिट भी कर सकता है। बहुत रेगुलेशन बहुत ज्यादा हार्श और टाइट नहीं होंगे गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। पार्टिसिपेंट्स फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन होते हैं पार्टिसिपेंट। बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं वो स्पेस कहलाता है आपका मार्केट। यही तो मार्केट है ना, मार्केट में इंटरेक्शन है बिल्कुल बायर्स एंड सेलर्स का। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में बिल्कुल जो है वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा होगी, डिग्री ऑफ अवेयरनेस बहुत हाई होगी, और सबको पता होगा कि क्या प्राइसेस है, कैसे वर्क कर रहा है ये, कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, कितना सप्लाई है। तो कोई भी सेलर जो है वो कस्टमर को, या कस्टमर जो है वो सेलर को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये होता है परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो बिहेव करेगी एज ए प्राइस टेकर। अब ये क्या बोला है, तो 2 कॉन्सेप्ट हैं। देखो, एक होता है प्राइस टेकर का, एक है प्राइस मेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि जो भी फर्म के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, या बिजनेसेस के बाद बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है प्राइसेस को अफेक्ट करने की, यानी कि दे लैक द एबिलिटी टू अफेक्ट द मार्केट प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, बहुत जल्दी कस्टमर जो है मूव कर रहे हैं एक दूसरे आपके सेलर्स की तरफ। एप्पल मार्केट का आप सोचो, एग्जांपल समझो। तो ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में ये चीजें होती है। जब प्राइस टेकर की बात आए, परफेक्ट कंपटीशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बिजनेसेस है वो प्राइस टेकर की तरह एक्ट करती है। प्राइस मेकर क्या होता है, प्राइस मेकर तब होता है जब कोई फर्म जो है वो डिसाइड कर सके, वो इन्फ्लुएंस कर सके जो है वो प्राइसेस को, कैपेसिटी टू इम्पैक्ट द मार्केट प्राइसेस। अगर मान लो कि एक ही सेलर होता, सिर्फ एक ही सेलर से वो एप्पल बेचने वाला होता, तो वो जो प्राइस सेट करता फिर उस पे लोगों को खरीदना पड़ता अगर एप्पल चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सब सिनेरियो होगा आपका मोनोपोलिस्टिक सेटअप में। अभी देखेंगे हम लोग जब मोनोपोली देखेंगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर की तरह बिहेव करती है, यानी कि दे लैक द एबिलिटी टू अफेक्ट द मार्केट प्राइसेस। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल प्राइसेस जो है वो लो ही रहेगी, कभी प्राइसेस हायर नहीं होगी, इतने ज्यादा सेलर्स हैं तो होगी, लेकिन वो बिजनेसेस डिसाइड नहीं करेंगे। वो कौन डिसाइड करेगा, दे विल बी डिसाइडेड बाई मार्केट फैक्टर्स और मार्केट फोर्सेस, नॉट फैक्टर, फोर्सेस। और फोर्सेस कौन से फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। ठीक है, सपोज करो कि अगर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाए एप्पल्स की, तो हो सकता है प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाए, या सप्लाई क्रंच आ जाए, सप्लाई अचानक से घट जाए,
हार्वेस्टिंग होना बंद हो जाए एप्पल्स की, तो हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाए। बट फर्म के पास बहुत लिमिटेड एबिलिटी होगी प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द सेकंड वन। यहां पे भी बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे, देयर विल बी मेनी सेलर्स, और लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सिमिलर होगा, इतना ध्यान रखना। ऑल फर्म्स और बिजनेसेस आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट बट नॉट आइडेंटिकल। चलो मैं पहले एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। इमेजिन करो कि एक स्ट्रीट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स हैं, सारे खाने बेच रहे हैं। बट इसका क्या है, इसमें डिफरेंशिएटर क्या है कि ईच रेस्टोरेंट्स ऑफर अ डिफरेंट मेन्यू, डिस्टिंक्ट मेन्यू। इसका एम्बियंस होगा वो अलग होगा, सबका जो इंटीरियर डिजाइनिंग होगा वो अलग होगा, सबका एम्बियंस डिफरेंट होगा, सबकी लोकेशंस डिफरेंट होगी, यानी कि कोई प्रीमियम लोकेशन पे हो सकता है, कोई आउटर लोकेशन पे होगा। सो दे ऑल सेलिंग फूड बट ईच रेस्टोरेंट हैव डिस्टिंक्ट मेन्यू, डिस्टिंक्ट एम्बियंस, डिफरेंट लोकेशंस एंड ऑल आर कंपीटिंग टू ईच अदर, कि कैसे सबसे ज्यादा कस्टमर हमारे पास है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि सबके मेन्यूज अलग हैं, सबके लोकेशंस अलग हैं, ये इसकी प्राइसिंग भी जो होगी वो डिफरेंट होगी, और ये प्राइसिंग डिपेंड करेगी कि उसका टेस्ट कितना अच्छा है, उसका ब्रांड कितना अच्छा है, और उसकी लोकेशन कैसी है। सपोज आप दिल्ली में कनॉट प्लेस चले जाओ, तो वहां पे जो रेस्टोरेंट होगा उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली ज्यादा होगी जो आउटर इलाके हैं दिल्ली के। ठीक है, चायोज का एग्जांपल आप ले लो। चायोज क्या है, ठीक है, चाय बेचता है वो। स्ट्रीट पे आप जाओ 10 रुपए की चाय मिलेगी, उस पे आप जाओ 100 रुपए की चाय मिलेगी। तो प्राइसेस कैसे बढ़ गई? उसकी एम्बियंस डिफरेंट है, वो आपको एक्सपीरियंस अलग देता है वहां पे। ठीक है, इसीलिए चाय जो है वो महंगी हो गई वहां पे। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट है, बट डिफरेंट किस मामले में है? डिफरेंट इन चीजों के मामले में है। एक और एग्जांपल अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप देखो कि मोबाइल फोन्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, रेडमी ले लो आपको, और जो वीवो, ओप्पो, एप्पल, बहुत सारी कंपनियां हैं, सब क्या बना रही है? मोबाइल बना रही है। लेकिन सबके फीचर हो सकते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट है, किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, बट प्रोडक्ट क्या सेम है। तो स्टिल पीपल जो है वो बाय करेंगे उसकी ब्रांडिंग के हिसाब से। सपोज एप्पल की प्राइसेस ज्यादा है तो ब्रांडिंग के हिसाब से हो सकती है, उसकी यूज केसेस के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे जो है वो इस कंडीशन में प्राइसेस जो है थोड़ी सी हायर होंगी। किससे? परफेक्ट कंपटीशन वाले सेटअप से, क्योंकि वहां पे जो एप्पल मार्केट वाला जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे सेलर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल कट टू कट कंपटीशन है, तो प्राइसेस उतनी ज्यादा नहीं होगी। यहां पे थोड़ी सी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, बट स्टिल कस्टमर हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, और वो डिसाइड करेंगे जो उनको सूट करेगा। सपोज आपके पास, सपोज करो कि आपके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे, डजन्स ऑफ रेस्टोरेंट होंगे, बट आपका टॉप जो आपकी प्रायोरिटी पे जो रेस्टोरेंट होता है 1-2 ही होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपको टेस्ट को सूट करता हो, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता हो, तो आप उसी में जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटर है ये चीज। तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब फीचर इसका कैरेक्टरिस्टिक पे लौटते हैं। तो मेनी सेलर्स होंगे, डिफरेंट होंगे, बट सिमिलर प्रोडक्ट होगा। इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिकल नहीं। गेटिंग पॉइंट? फर्म के पास यहाँ पे सम कंट्रोल होगा प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की, ड्यू टू देयर ब्रांड लॉयल्टी और प्रोडक्ट की यूनिकनेस। मैंने आपको बताया कि चाय वही है, बट आप चायोज में जाकर के पियो तो 100 रुपए की मिलेगी, या फिर आप स्टारबक्स में कॉफी पियो जाकर के तो वो 100 की मिल सकती है, और वहीं आप फिल्टर कॉफी बाहर जाकर के पियो तो वो 10 रुपए की या 20 रुपए की मिलेगी। उसी तरह से चायोज में 100 रुपए की चाय मिल रही है, बाहर जाकर के आपको 10 रुपए की मिल रही है रेडी पे। तो किसके लिए ये चार्ज कर रहा है? ब्रांड लॉयल्टी के हिसाब से चार्ज कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी इजी जो है वो एंट्री एग्जिट होता है, थोड़ा सा कम होता है परफेक्ट कंपटीशन से, बट स्टिल यहाँ पे कोई भी फर्म अगर चाहे तो बहुत आसानी से एंट्री कर सकती है, और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म है वो बहुत आसानी से एग्जिट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस शुरू करना, बिजनेस बंद करना, बहुत ज्यादा टाइट रेगुलेशन इस कंडीशन में नहीं होगा। तो ये है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वाले की तरफ, ओलिगोपोली की तरफ। ये क्या है? तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट वाले में क्या था कि लॉट ऑफ सेलर्स थे, दूसरे वाले में मेनी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा फ्यू, यानी कि अभी भी होंगे सेलर्स बट बहुत कम हो जाएंगे, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एग्जांपल पहले देता हूँ, फिर कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे, उससे आसान होगा आपको समझ। इमेजिन करो एक मार्केट, कार मार्केट के बाद, जहाँ पे कार कंपनियां हैं। जैसे अब कार जो कंपनी बना रही है, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, तो उसमें 4 या 5 ही जो है वो प्रोमिनेंट होती है। जैसे आपका टोयोटा हो गया, टेस्ला हो गया, फोर्ड हो गया। टेस्ला हालांकि इंडिया में नहीं है बट आ गई है फिलहाल, लेकिन इंडिया में आप सुजुकी देख लो, महिंद्रा देख लो, टाटा देख लो, ये 4-5 कंपनियां हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हंड्रेड्स में है, बट कुछ जायंट्स हैं यहाँ पे जो 90 to 95% जो है मार्केट को वो डोमिनेट कर रही है। इस कंडीशन में क्या हो? इस कंडीशन में क्या, और इसमें और एक चीज होती है कि जितनी कंपनियां 5-6 हैं, ये सारे अपने कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जैसे मान लो कि अब टाटा है तो वो महिंद्रा पे नजर रखेगी बिल्कुल, या बाकी जितने और कंपनियां महिंद्रा, सुजुकी, कि क्या वो लॉन्च कर रहे हैं, क्या इनोवेशन कर रहे हैं, क्या चीजें वो लेकर, उनकी प्राइसिंग कैसी है। अगर एक कंपनी कोई प्राइस लो करती है तो सामने वाला भी उसको जो है वो आउटडू करने की कोशिश करेगा, प्राइसेस को कंट्रोल करने, मतलब कि कम कर देगा वो। या फिर कोई इनोवेशन करके कोई नया फीचर लाता है, कोई नया कार लॉन्च करता है, तो बाकी कंपनियां जो है कम्पीट करेगी और उसको जो है वो आउटडू करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उससे अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को जो है वो अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो नए नए
मिलते रहेंगे। आप देखो कि कारों में कितना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है। ये मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वैसे आप कई एग्जांपल ले सकते हो। तो कस्टमर को यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि उनको नए नए प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस बहुत ज्यादा लो नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ देखो 5-6 कंपनियों के बारे में। सपोज करो कि अगर ये 5-6 बैठ जाए एक जगह और डिसाइड कर ले कि इस एक्स लेवल से नीचे प्राइस नहीं लानी है, यानी कि 10 लाख ये जो कार की प्राइस है उससे 10 लाख से नीचे तो ये सर्टेन फीचर वाली कार का नहीं लाएंगे। और अगर वो डिसाइड कर ले कि इसकी प्राइस 20 लाख कर दे, तो अगर आपको कार खरीदनी है तो यही 5-6 कंपनियां हैं कुल मिलाकर के, और आपको खरीदनी है तो आपको बढ़े हुए प्राइसेस मिलेगा अगर सबको ही बढ़ा दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनियों के पास काफी ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने में। ओलिगोपोली में परफेक्ट कंपटीशन से और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक पे लौटते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्यू सेलर्स होंगे जो मार्केट को क्या कर रहे होंगे, डोमिनेट कर रहे होंगे। यही सारे जो फर्म है वो डिसाइड करेंगे आपके प्राइसिंग को। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगी वो होमोजेनस हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप देख लो कि कार जो है वो सबके फीचर्स अलग अलग हैं। अब कारों में बहुत सारा वैरायटी है। अब फरारी भी कार बना रही है, महिंद्रा भी कार बना रही है, बट सबके कारें डिफरेंट है, उसके मॉडल्स डिजाइन अलग अलग हैं। वहीं होमोजेनस हो सकता है, मान लो कि अब 5 कंपनियां स्टील बना रही है, जिंदल भी बना रही है या फिर अडानी ग्रुप बना रहा है, बहुत सारे अगर 4-5 कंपनियां हैं तो स्टील तो सिमिलर प्रोडक्ट है ना, डिफरेंट कहाँ है, सबका यूज वैसे ही होना है। कोई कार मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कोई और कहीं पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट या तो होमोजेनस हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हाई बैरियर्स होंगे एंट्री के, यानी कि कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको एंट्री लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल और रेगुलेटरी जो है वो हर्डल्स के कारण। जैसे क्या है ना कि अब कोई कंपनी मान लो कि कार बनाना चाहती है, कोई नई कंपनी आती है, उसके पास कम कैपिटल है, मान लो कि 100 करोड़ का कैपिटल है, ओके, और यहाँ पे महिंद्रा, टाटा या फिर फोर्ड जैसे कंपनियां बैठी हुई है जिसके पास थाउजेंड्स करोड़ का कैपिटल है। तो क्या होता है कि ये मान लो कि साल में 10,000 कारें बना रही है महिंद्रा, टाटा, ये सब, तो इसका जो है वो यूनिट इकोनॉमिक्स काफी अच्छा होगा और इसकी प्राइसिंग काफी लो हो जाएगी, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो घटेगा। वहीं एक नई कंपनी आकर के ये साल का 10 कारें बना रही है तो इसका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो अचीव नहीं कर पाएगी, जिसके कारण कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो ये एक एंट्री बैरियर हो गया इसके लिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे हो सकता है नॉर्म रख सकती है इसमें कि आपको सेफ्टी मेजर आपको कुछ मेंटेन करने हैं, जैसे एयर बैग चाहिए या फिर 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, इस तरह से चीजें। या फिर गवर्नमेंट कहेगी चलो, जैसे आपने देखा कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ लिया, एनवायरमेंट को लेकर के कुछ पॉलिसी ला दे, जैसे BS6 आपका जो रेगुलेशन है वो ला दे, तो इससे जो है वो एक तरह का बैरियर जो है वो ये जो है वो एज अ बैरियर वर्क करता है नई कंपनीज के लिए। फर्म यहाँ पे मोर और लेस इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, ठीक है, और एक दूसरे पे क्लोजली जो है वो वॉच भी करती है। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ये सप्लाई कर रही हो जो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाए बाकी प्रोडक्ट ये बाकी कंपनीज के लिए। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि फर्म्स यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होगी एक दूसरे पे, और एक का एक्शन जो है वो बाकी सारे सबको जो है वो अफेक्ट करेगा। यहाँ पे एक कंपनी जो एक्शन लेगी वो दूसरे के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे के कंपटीशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये ओलिगोपोली जो है ये है। अब आगे हम लोग देखेंगे द लास्ट वन, मोनोपोली। ये क्या है? तो यहाँ पे जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को वहां पे सप्लाई कर रही है, और ये सिंगल जो प्रोड्यूसर है वो पूरे इंटायर इकोनॉमी को, पूरे इंटायर उस रीजन के मार्केट को जो है वो डोमिनेट करती है। यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि मान लो कि एक ही कंपनी, देखो पहले एग्जांपल आपको समझा रहा, चलो सपोज करो एक रीजन है जहां पे आप रहते हो और वहां पे एक ही कंपनी है जो वाटर सप्लाई करती है, या एक ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। सपोज अडानी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और वाटर सप्लाई कर रहा है कोई कंपनी, तो एक ही कंपनी है। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको इसी से लेना पड़ेगा, यहीं पे लाइन जाकर के लगाना पड़ेगा आपको, या फिर इसी की सर्विसेज आपको यूज करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि ऐसा लाइन मतलब, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए है बेटर वे में। तो इसी से आपको लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर एक ही वहां पे कंपनी है तो आपको उसी से लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में चूंकि एक ही सेलर है तो वो अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से रखेगा। अगर मान लो कि आज 10 रुपए यूनिट बिजली आपको मिल रही थी, कल ये बढ़ा करके 20 यूनिट कर दे, तो अगर आपको बिजली चाहिए तो आपको इसी से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अलग कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल आपके मार्केट में नहीं है। गेटिंग पॉइंट, अवेलेबल है ही नहीं, या तो अपने घर की बिजली कटवा लो। उसी तरीके से अगर आपको पानी चाहिए तो जितने भी प्राइस है ये सेट करे, आपको लेना पड़ेगा। इफ यू वांट द प्रोडक्ट यू हैव टू परचेज इट, क्योंकि आपके पास नहीं है अवेलेबल, कोई ऑफर कर ही नहीं रहा आपको। तो ये चीज हो गया। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो यूजुअली हायर होती है, और यहाँ पे चूंकि कंपटीशन नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उसको नीचे लाने के लिए। बट क्या देखो, गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरफेयर करती है। जैसे कुछ एसेंशियल चीजें हैं तो वो उस पर नजर रखेगी कि अब मान लो कि एक सेट कर देगी एक सीलिंग कि यहाँ से ज्यादा आप बिल्कुल प्राइस को नहीं बढ़ा सकते। इस कंडीशन में आप
ठीक है, थोड़ी बहुत कस्टमर का प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ऐसी हो सकती है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसके हिसाब से चीजें होती है क्योंकि एक ही सेलर है। गेटिंग पॉइंट? ये कब हो सकता है, अभी इसको एग्जांपल को समझाता हूं मैं एक बारी। पहले आप देख लो यहाँ पे फीचर्स में आप, तो यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है और वो मोनोपोली देखो कब क्रिएट होती है, या तो आप उसके पास पेटेंट हो किसी चीज में, जैसे फार्मा सेक्टर में आप चले जाओ, तो सपोज किसी ने कैंसर की जो है वो ड्रग्स ढूंढ ली, तो अब अगर किसी कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके कैंसर की एक ड्रग ढूंढी है, R&D किया है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसको मिल गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको पेटेंट देती है, और ये पेटेंट बाकी कंपनी को जो है वो रोकता है ये ड्रग को प्रोड्यूस करने से। वही कंपनी कर सकती है और अपने हिसाब से फिर ये प्राइसेस भी सेट कर सकती है, तो जिसके कारण इसकी मोनोपोली बनेगी। अब कोई कंपनी इसमें घुस ही नहीं सकती, तो बैरियर क्रिएट हो गया ना, तो बहुत ज्यादा हाई बैरियर है। रिसोर्स कंट्रोल के कारण भी बैरियर हो सकता है कि सपोज करो कि अडानी जो है ग्रुप वो बिजली बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, और आप चाहते हो कि एक नया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खोलो, बट साइमल्टेनियसली बिजली बनाने की रिसोर्सेज को अडानी ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो कोयला भी बना रहा है, सॉरी बना नहीं रहा, कोल जो है वो कोल भी निकाल रहा है, उसके पास कोल की भी मोनोपोली है, या नहीं है मोनोपोली, बट वो कोल आसानी से जो वो प्राप्त कर ले रहा है, उसके पास उसका जो है वो आवंटन है कोल ब्लॉक्स का। तो इसके रिसोर्सेज पे बहुत इजीली एक्सेस है उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जिसको अडानी चला रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। अब कोई सामने कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोई कंपनी आती है तो उसको कोल तो चाहिए होगा, बट इसके रिसोर्स पे अवेलेबल है उसके एक कॉम्पिटिटर कंपनी की, तो उस कंडीशन में उसके लिए एक बैरियर का काम करेगा, वो आसानी से इंटर नहीं कर पाएगी यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी वर्क कर सकता है। मैंने आपको बताया कि सेफ्टी के नाम पे या फिर लाइसेंसिंग के नाम पे जो है गवर्नमेंट कुछ ऐसा लगा दे, जैसे गवर्नमेंट आप बोलती है ना कि कुछ कुछ सेक्टर है बिल्कुल रिजर्व रहेंगे गवर्नमेंट के लिए या कुछ खास कंपनी के लिए। डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में हालांकि अभी प्राइवेट कंपनी आने लगी है, बट रेलवे ऑपरेशन अभी आप देखो कि नहीं है, रेलवे बाकी चीजों में आ गई है बट ऑपरेशंस में अभी तक नहीं आई है। न्यूक्लियर एनर्जी है वहां पे, तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण भी यहाँ पे बैरियर जो है वहां पे लग सकता है, एंट्री बैरियर। फर्म यहाँ पे प्राइस मेकर होती है, जो सबसे शुरुआत में आपको डिस्कस किया था, प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर किसमें थी? प्राइस टेकर थी परफेक्ट कंपटीशन में कंपनी, वो एक्ट कर रही थी एज अ टेकर, यानी कि उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बट चूंकि अब यहाँ पे एक ही सेलर है, एक ही कंपनी है उसको प्रोवाइड करने वाला, तो यहाँ पे ये प्राइस मेकर होगी, यानी कि ये मार्केट प्राइस को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकती है। ओके, अब एग्जांपल को देख लेते हैं। तो क्या क्या है मोनोपोली वाली कंपनियों के एग्जांपल? जैसे यूटिलिटीज कंपनी जितनी होती है, जैसे आपका जो डेली यूज में चीजें आ रही है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो उस रीजन में अगर एक ही कंपनी है तो उस कंडीशन में जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। टेक कंपनी या जो जिसके पास पेटेंट होता है किसी भी चीज का, फार्मास्यूटिकल्स का मैंने आपको बताया कि अगर उसने कैंसर की ड्रग ढूंढ ली तो उस पे उसको मोनोपोली बहुत, जैसे 20 सालों तक मेरे ख्याल से मिलता है, तो वो 20 सालों तक वही ड्रग को जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है और अपने हिसाब से प्राइसेस को वो सेट कर सकता है। नेचुरल मोनोपोली कुछ कुछ हो सकती है, जैसे रेलवे है, पाइपलाइन है। तो ये मोनोपोली क्यों है? क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर को जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो उस तरह से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बिजनेस होगा। सपोज अगर सोचो ना कि कोई अभी रिलायंस या फिर कोई और कंपनी आती है बाहर से जो चाहती है कि इंडिया में हम एक पैरेलल रेलवे सर्विस शुरू करें, तो सोचो कितनी रेलवे लाइनें भी उसको बिछानी पड़ेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो ये नेचुरल मोनोपोली है इंडियन रेलवे की या फिर गवर्नमेंट की, तो कुछ कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे आप नहीं आ सकते, ये मोनोपोली हो गया। सिग्निफिकेंस क्या, कुछ फायदा है मोनोपोली का? देखो कुछ नुकसान है कि हायर प्राइसेस आपको देनी पड़ेगी, जिससे जो है वो पब्लिक को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, कस्टमर को, वहां पे चॉइसेस कस्टमर के पास बहुत कम होती है, बट इसके कुछ फायदे भी हैं। जब मोनोपोली कभी कभी क्या है ना कि इसलिए फायदा करता है, जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल दिया, ड्रग्स वाला, कि अगर पेटेंट जैसा एक चीज अवेलेबल था तभी तो मोटिवेशन मिलेगा किसी भी फार्मा कंपनी को कि बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके किसी भी सेक्टर में वो रिसर्च या R&D करेगी, ताकि कोई एक वैसा ड्रग ढूंढा जा सके जो प्रॉब्लम बहुत मास स्केल पे है बट ड्रग अवेलेबल अभी नहीं है। बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करेगी, किस मोटिवेशन के कारण? कि अगर किसी दिन उसने ये ड्रग ढूंढ लिया तो फिर वो अच्छा प्राइस सेट करके उसका पेटेंट हासिल करके फिर वो इस पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकती है। लेकिन जब वो फॉर्मूला मिलेगा तब तक वो जितना चाहे जो कैश है वो बर्न करती है R&D पे। अब सोचो कि पेटेंट जैसी सुविधा नहीं होती या पेटेंट जैसी चीज नहीं होती, और ये होता कि अगर कोई फलाना कंपनी कैंसर का वही ड्रग ढूंढ ले, लेकिन वो ढूंढा उस कंपनी ने, लेकिन बाकी कंपनियों को भी इजाजत मिल जाए कि वो उस सिमिलर ड्रग को जो है वो फॉर्मूले को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस कंपनी को तो नुकसान हुआ। तो क्यों करेगा ऐसे कंपनी? क्यों R&D कोई कंपनी करेगी? तो कोई R&D करता ही नहीं, और कोई R&D अगर करता नहीं तो वैसे फार्मास्यूटिकल्स वाले ड्रग्स नहीं बनते जिससे कि जो भयानक बीमारियां हैं उसका इलाज हो सके। तो एक तरह का ये फायदा है कि ये इनकरेज करता है इनोवेशन को, और कंपनी को ये इनकरेज करता है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर फूंक सके R&D में बिना किसी रिजल्ट के, इस होप में कि किसी दिन अगर रिजल्ट मिला तो इस मैकेनिज्म के जरिए, पेटेंट मैकेनिज्म के जरिए वो इस चीज को जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए,
प्रॉफिट जनरेट कर पाए इससे। तो ये आपका चारों का चारों जो है मार्केट स्ट्रक्चर था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।